This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्थी दिनांक 18 डिसेंबर 2020 माधव निदान संप्राप्ति शंखं चक्रं जलयुतां दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् असत्यांचे संप्राप्तो पर्वरूपादि प्रतीतस्यापि व्याधेः चिकित्सोपयोगिनो अंशांश विकल्पना बलकालादेः अप्रतीतेः चिकित्सा विशेषो न स्यात् तर्हि यदि संप्राप्तिः कथिता न भवेत् तर्हि चिकित्सा उपयोगिनो ये अंशाः बलकालादेः तेषां विषये ज्ञानं न स्यात् एवं च चिकित्सा कर्तुं न शक्या भवेत् किन्तु निदाने अपि तस्य महत्त्वम् अस्ति सम्प्राप्तेः तदेव अत्र अभिप्रेतं खलु तद् मया वर्णितं ह्यः विस्तरेण भवतु नाम तो जैसे चिकित्सा में क्रिया विशेष समझने के लिए संप्राप्ति का एक अहम रोल इस प्रकार का महत्व है उसी प्रकार से संप्राप्ति में निदान में भी उसका एक अहम रोल है और एक रोग से दूसरा रोग जब निर्माण होता है उपद्रव स्वरूप में इस प्रकार से तो उसमें दोष व्यापार यही महत्वपूर्ण है स खलु तन्मूल एव उपद्रव संज्ञा तन्मूलम व्याधेः मूलम दोष रूपम तन्मूलम यस्य स तन्मूल मूलकः ऐसे जो आगे उपद्रव के बारे में संप्राप्तीने म्हणतो त्याच्यामध्ये आपण असं बघतो की सर्वसाधारणपणे 2-4 रोग घेऊनच एकत्र येतात तर तेथे कसा कसा विचार करायचा उसमें जो लिखा है एवं दृश्य कृच्छतमा नृणाम दृश्यन्ते व्याधि संग्रह प्रयोगा परिशुद्धत्वा तथा चान्योन्य संत्वा कि व्याधि संकर दिखाई देते हैं और ये संकर क्यों निर्माण होते हैं तो प्रयोगा परिशुद्धत्व ये आगे इसका एक कारण बताया गया है कि चिकित्सा अशुद्ध अगर इस प्रकार की हो गई एक व्याधि को दबाकर दूसरे को निर्माण करने वाली इस प्रकार की हो गई जो एलोपैथी में काफी प्रचलन इसका है तो व्याधि संकर इस प्रकार का निर्माण होता है अभी फिलहाल मेरे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनमें से कई पेशेंट्स में डायबिटीज भी है साथ में और वो बताते हैं हाँ 15 बरस से 20 बरस से डायबिटीज है उसके लिए दवा चल रही है शुगर कंट्रोल है वगैरह इस प्रकार से
या इंसुलिन चल रहा है और शुगर कंट्रोल है, इस प्रकार से। हाँ, जब मैं उनको केवल दूध पे रखता हूँ तो कैंसर कंट्रोल में आ जाता है और वैसे डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाता है। तो शुगर लेवल नॉर्मल आने लगती है, डोज कम कर देते हैं। हाँ, बंद भी कर देते हैं, इस प्रकार से। और ये सिलसिला इस प्रकार से चलता रहता है। तो उसके लिए अलग दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अभी कई मरीजों में ऐसा होता है कि डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है और भी कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि एसिडिटी है या फिर इंसोम्निया है वगैरह वगैरह। और इन सभी के लिए अलग अलग से दवाइयाँ अलग अलग से दवाइयाँ दी जाती है एलोपैथी में, वो सभी चालू रहती है। सिर्फ अगर किसी लक्षणों में राहत मिल गई तो शायद उसकी दवाइयाँ कुछ हद तक कम हो सकती है, नहीं तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता है। तो प्रयोग अपरिशुद्धत्वात्, प्रयोग अपरिशुद्ध होने के कारण इस प्रकार का व्याधि संकर होता है, ऐसा कहना है। म्हणजे काय तो म्हणायचं? उस चिकित्सा शुद्ध नसली तर उसको म्हणजे मूल फक्त आपण करतो ती चिकित्सा का पंचकर्मासह चिकित्सा? सगळ्या पंचकर्मांसे। अभी तो मैं एलोपैथी के बारे में बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद के बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन किसी रोग की हम चिकित्सा कर रहे हैं, अगर ये प्राचीन पद्धति से इसके बारे में सोचा जाए तो मूल रूप से उसकी चिकित्सा होना जरूरी है, शुद्ध चिकित्सा होना जरूरी है। अगर हम भी सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे हिसाब में भी वो व्याधि मिटेगा नहीं और दूसरे व्याधि को भी निर्माण करेगा, तो ये व्याधि और दूसरा व्याधि ये दोनों साथ में रहेंगे और फिर ये दिक्कत और बढ़ जाएगी कि दोनों को इस प्रकार से ट्रीट करना है, तो ये दिक्कत और भी इस प्रकार से बढ़ जाएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से शुद्ध चिकित्सा होना बहुत जरूरी है। और फणसलकर जी कहा करते थे कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है और उसको कैसे रिवर्ट करना है, एग्जैक्टली कैसे रिवर्ट करना है, ये समझना, यानी कि आप वैद्य बन गए। ये अगर आप समझेंगे तो मान लेना कि आप वैद्य बन गए। अब इसमें एक्सट्रैक्ट भाव बहुत है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में ध्यान देना पड़ता है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एग्जैक्टली हुआ है और उसके लिए एग्जैक्टली यही ट्रीटमेंट है। इस प्रकार का अगर हमें ज्ञान होता है तो ही हम अच्छे वैद्य इस प्रकार के कहलाएंगे। तो ये काफी मुश्किल बात है और आम वैद्य के लिए ये और भी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो फणसलकर खुद भी 40 बरस हर रोज चरक संहिता पढ़ते थे। तो उनके एक बेंद्रे नाम के डॉक्टर मित्र थे, स्पेशलिस्ट एलोपैथी के। वो दोनों एक ही उम्र के थे और 80 बरस तक ये चरक पढ़ते रहे। फिर 80वें बरस में उनको ऐसा लगा कि इससे सिर्फ बात नहीं बनेगी, इसके लिए थोड़ा वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तो उन्होंने उन्हीं के जैसे गुरु ढूंढे जो भी 80 के ऊपर थे, पुरंदर शास्त्री। और उनके पास ये दोनों न्याय शास्त्र सीखने के लिए चले गए 80वें बरस में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उनका कहना था कि अभी जो ज्ञान मुझे आयुर्वेद का मिला है वो उसी ज्ञान को लेकर अगला जन्म मिले तो शायद अगले जन्म में कुछ मालूम पड़े आयुर्वेद के बारे में। इतना आयुर्वेद का अध्ययन गहरा इस प्रकार का है, इतना समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार है।
तो ये उन जैसे वैद्यों की अगर स्थिति है तो हमारी स्थिति के बारे में क्या कहना? तो निरंतर अध्ययन करते रहना यही उसमें सुझाव है, यही उसमें बाहर निकलने का प्रयास है। तो मैंने तो निश्चित कर लिया है कि मैं पढ़ता रहूंगा और जब तक मुझे पॉसिबल होता रहेगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा इस प्रकार से। लेकिन ये सभी को ध्यान देना है कि नहीं, मुझे इसी तरीके से अध्ययन करते रहना है। और ये संप्राप्ति एक अहम चीज है कि कैसे रोग का निर्माण हुआ, और ये अगर प्राचीन रोगों के बारे में हम समझेंगे तो शायद बात बनती है कि हम अभी के रोगों के बारे में भी इसके बारे में सोच सकते हैं और उसके आधार पर कुछ चिकित्सा डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तस्मात् पंचापि निदानादयो वक्तव्याः। तो ये निदान आदि पंच जो है वो सभी बताना चाहिए, क्योंकि केवल एक से निदान व्याधि का निदान नहीं होता है इस प्रकार से। पंचविधम अपि एतद् व्याध्युत्पत्ति ज्ञप्ति हेतुभूतम निदान शब्देन उच्यते। तो ये पांचों जो प्रकार है ये व्याधि उत्पत्ति, जो पहला निदान है जिसको कारण कहते हैं वो व्याधि का कारण है, और ज्ञप्ति हेतु तो उसके जानने के कारण, पांचों जानने के कारण है, और पहला जो है वो जानने का भी कारण है और रोग का भी कारण है। ज्ञप्ति हेतुत्वेन हेतुभूतः हेतुभूतम निदान शब्देन उच्यते। तो उन सभी को निदान ये संज्ञा दी जाती है। तो निदान इन संज्ञा से कुछ भ्रम निर्माण हो सकता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, निदान पंचक के बारे में बात कर रहे हैं, रोग के निदान यानी कि रोग का हेतु उसके बारे में काम बात कर रहे हैं इस प्रकार से। निदान सुश्रुता हेतु लक्षण निर्देशान निदान, कि जैसे कि सुश्रुत ने कहा है कि हेतु और लक्षण इनके निर्देश से निदान शब्द बताया गया है, इस निदान कहलाया जाता है। तो हेतु और लक्षण दोनों को दिखाने के वजह से उसको निदान इस प्रकार से कहते हैं। इसमें लक्षण ये भी उपलक्षण लेना पड़ेगा कि पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति, इन सभी का लक्षण में अंतर्भाव करना पड़ेगा इस प्रकार से। नहीं तो ये इतना व्यापक नहीं लेवे, सिर्फ हेतु और लक्षण यानी कि लक्षण और पूर्व रूप, रूप और पूर्व रूप, इनको ही इसमें समाविष्ट करे निदान इस शब्द में इस प्रकार से। तत्र एवं निदान शब्द निरुक्ति निर्दिष्टते व्याधिरनेन इति निदान। तो निदान शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं निर्दिश इस प्रकार से, तो जिससे व्याधि के बारे में संकेत दिया जाता है, व्याधि जिससे दिखलाया जाता है वो निदान इस प्रकार का है। दिशे है पुरुषोदरादित्वात् रूप सिद्धि। दिश ये धातु है वो पुरुषोदरादि गण है उसमें है, तो इसके जरिए निर्दिष्टते व्याधि यनेन इति निदानम, ये व्युत्पत्ति से ये सिद्ध होता है। इति गदाधर, ये गदाधर का मूल है। निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधि अनेन इति निदानम इति द्वितीयः। तो नी का अर्थ है, नी का निश्चय ये प्रकार का है, और दा धातु तो निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते, इससे निश्चय से व्याधि के बारे में बताया जाता है, वो निदान इस प्रकार का है। ये जिट का मत है। भट्टारकि चंद्रेणापि तंत्र इत्यादि विवरण प्रस्ताव ईर्षा एवं निरुक्तता। और भट्टार हरिश्चंद्र जो है उसने भी तंत्रयुक्ति वगैरह के विवरण के प्रस्ताव में यही निरुक्ति बताई है। निशब्दो निश्चय, ये शब्द जो है वो निश्चय के बारे में। तथा च वररुचे उपसर्ग सूत्रम निश्चय निषेधय हो। तो वो वररुचि एक वैयाकरण इस प्रकार का है और उसका एक उपसर्ग सूत्र है निश्चय निषेधय हो। नी ये निश्चय और निषेध इन दोनों के लिए आता है, तो निश्चय के लिए भी नी होता है, निषेध के लिए भी नी होता है इस प्रकार से।
तो ये वररुचि शायद पाणिनि के पूर्व इस प्रकार के रहेंगे और पाणिनीय प्रचलन व्याकरण तो प्रचलन में आ गया, उसके बाद बाकी सब व्याकरण परास्त हो गए। तो ये शायद इसी प्रकार का, लेकिन इसका अध्ययन था, ऐसा इससे प्रतीत होता है। लोकेपि अद्यते निदानं करिष्यामि इत्युक्ते निश्चयं करिष्यामि इति अवगम्यते। व्यवहार में भी आज मैं तुम्हारा निदान करूंगा ऐसे जब बताते हैं तो निश्चयं करिष्यामि, तो मैं तुम्हारे रोग के बारे में निश्चय करूंगा, इस एक प्रकार की इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार से ये समझ जाते हैं इस प्रकार से। निदानमिति करणे ल्युट् तेन व्याधि निश्चय करणं निदानमिति निदान पंचक सामान्य लक्षणम, निदानादि पंचक सामान्य लक्षण। तो निदान ये शब्द जो बना, तो कर्ण एक साधन इस अर्थ से युट ये प्रत्यय लग गया इस प्रकार से। तो व्याधि निश्चय करणम निदान, व्याधि का निश्चय करने वाला साधन ये निदान है। इति निदानादि पंचक सामान्य लक्षण, तो निदानादि पांचों को जो सामान्य लक्षण है वो इस प्रकार का रहेगा। निदान शब्दोऽयं निदान विशेष जातौ च वर्तते, यथा तृण शब्दः तृणादि विशेष तृण विशेष तृण जातौ च वर्तते। अभी यह और एक प्रश्लेष इसमें से निकाला है कि निदान ये शब्द निदान विशेष, जो कारण रूप निदान इस प्रकार का है, और निदान जाति, ये पांचों को निदान कहते हैं, उन दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यथा तृण शब्दः तृण विशेष तृण जातौ च वर्तते, जैसे कि तृण शब्द एक विशिष्ट तृण के लिए या सामान्यतः सभी तृण जातियां उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। यत्तु भट्टारहरिश्चन्द्रेण निदानस्थान यागौः सुबोहा भवति नदान निदधीत इति व्यासप्रयोगम् उपन्यस्य निबन्धार्थो निदानशब्दो व्याख्यातः निदीयते निबध्यते हेत्वादिसम्बद्धो व्याधिरनेन इति कृत्वा तत्तु ग्रन्थाभिप्रायेण नहीं हेत्वादय हेत्वादिसम्बद्धं व्याधिं प्रतिपादयति। अब एक भट्टारहरिश्चंद्र ने अलग ही प्रस्ताव रखा है। निदान स्थान में वो लिखते हैं यागौः सुदोहा भवति नतान निदधीत, जो गाय अच्छी तरीके से दोहन जिसका किया जाता है सुदोहा है, नताम निदधीत, उसको बांधने की जरूरत नहीं, उसको मत बांधो। ये अगर गौशाला में इस प्रकार की गाय है कि जो तकलीफ देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, उसको बांध के रखना उचित है, लेकिन जो सीधी सादी गाय है, कुछ तकलीफ नहीं देती, उसको बांधने की जरूरत नहीं है। तो वहां निदधीत इस शब्द का प्रयोग है। निबंधार्थो निदान शब्दों व्याख्या, तो निबंधन यानी कि उसको बंधन में डालना, इसके लिए निदान शब्द का प्रयोग वहां पे किया गया है। इति व्यास प्रयोग उपन्यस्य, तो ये व्यास का कहीं महाभारत में है ऐसा होगा शायद, नहीं तो दूसरा कोई, क्योंकि तो गद्य है। निदीयते निबध्यते हेत्वादि संबंधो व्याधिरनेन इति कृत्वा, तो हेत्वादि संबद्ध जो व्याधि है जिसका निबंधन जिसमें किया जाता है वो व्याधि निदान इस प्रकार का कहला जाता है। तो ज्वर निदान, रक्त पित्त निदान, अतिसार निदान, ये जो सब हम पढ़ेंगे तो उसमें ज्वर जो है वो उससे सभी हेत्वादि संबद्ध इस प्रकार का वर्णन वहां पे है। तो वो केवल ज्वर उससे निदान निदान पंचक से संबद्ध इस प्रकार से उसमें वर्णन किया गया है, उसके लिए ये व्युत्पत्ति लागू हो सकती है। किंतु निदान स्थानाभिप्रायेण तत्त निदान स्थानरूप ग्रंथाभिप्रायेण नहीं हेत्वादयो हेत्वादि संबद्धं व्याधि प्रतिपादयति।
हेत्वादी से संबद्ध व्याधि का प्रतिपादन नहीं करते हैं। ये पूरा निदान स्थान जो है वो हेत्वादी संबद्ध विविध व्याधियों का प्रतिपादन करता रहता है, लेकिन निदान आदि खुद अपने से संबद्ध व्याधि का, निबद्ध इस प्रकार के व्याधि का प्रतिपादन नहीं करते हैं। तो ये केवल निदान स्थान के ग्रंथ के जरिए व्युत्पत्ति लागू हो सकती है। बाकी एक रोग के लिए जो संप्राप्ति बताई गई है या निदान पंचक बताए गए हैं, उसके लिए लागू नहीं होता। तो ये थोड़ा प्रश्लेष इस प्रकार का है, पांडित्य दिखाने का इस प्रकार का संबंध है। तस्य च व्याधेः ज्ञातव्यस्य पंचज्ञानो माया भवन्ति तानाह निदान विद्यात्। निदानं पूर्वरूपं रूपम् उपशय संप्राप्तिश्च इति पंचव्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधिनः। रोगाणां विज्ञानं विशिष्टज्ञानं भवति। पंचधा पंच प्रकारेण स्मृतं कथितं मुनीन्द्रैः इति शेषः उपशयस्तथा। तो 5 प्रकारों से रोगों का ज्ञान होता है, व्यस्त समस्त दोनों तरीके से होता है। उपशयस्तथा इति, तथा शब्द तुल्य कृत्यतां द्योतयति एवं संप्राप्ति च इत्यत्र चकारो। तो तथा शब्द तुल्य कृत्यता दोष द्योतयति, तुल्य कृत्यता कि जैसे निदान पूर्व रूप और रूप ये करते हैं, उसी प्रकार से तुल्य कृत्य वाला उपशय है। और संप्राप्तिश्च, यहाँ जो चकार है वो भी इस प्रकार का तुल्य कृत्यता दिखाने वाला इस प्रकार इति परिसमाप्तो। रोगाणां तच्च निदानं सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट भेदेन द्विधा भवति। सन्निकृष्टं यथा वातादयः क्षुत्काः ज्वरादि रोगम् उत्पादयन्ति। विप्रकृष्टं यथा हेमन्ते नित्यतः श्लेष्मा वसन्ते च प्रकुप्यति तथा हारादिरपि। तत्र कटकाम्लादध्यात्मिकं पित्तज्वरस्य। तो सन्निकृष्ट ये नजदीकी हेतु है, और विप्रकृष्ट जो है वो दूर का हेतु, बहुत पहले हुआ इस प्रकार का। तो कटु अम्ल वगैरह दही इस सेवन से इस का प्रकोप हो गया, सन्निकृष्ट रहेगा। और वर्षा ऋतु में संचित पित्त शरद ऋतु के कारण प्रकोपित हो गया, ये विप्रकृष्ट हेतु इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें एक अहम चीज है, मुझे लगा था डायरेक्टली इसमें लिखा है, लेकिन कोलटकर जिससे जो मैंने बात सुनी थी, तथा शब्द तुल्य कृत्यता द्योतयति, तथा शब्द तुल्य कृत्यता स्पष्ट करता है इस प्रकार से। तो वास्तव में निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी, ये रोग का निदान है, इससे रोग का ज्ञान होता है। उपशय तथा, उपशय भी उसी प्रकार से रोग का ज्ञान करवा देता है, और संप्राप्ति भी इसी तरीके से रोग का ज्ञान करवाती है। तो इसमें मुख्य गौण भाव है। निदान पूर्व रूप ये मुख्य व्याधि है, व्याधि के ज्ञान करने देने वाले इस प्रकार के हैं। या निदान means हेतु and निदान means व्याधि विनिश्चय also, और निदान means निदान पंचक also। तो ये संस्कृत की खास रचना इस प्रकार की है, और इसी के आधार पर समुपित्वानिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलाः तथा, इसके बारे में कोलटकर सर ने अलग विवरण इस प्रकार का किया था कि वहां भी समुपित्तानिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते, ये जो पंक्ति है इसमें मुख्य भाव इस प्रकार का है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी ये समुपित्तानिल कफ ही है। वातला के चित, कुछ वातल दिखते हैं, और पित्तला श्लेष्मला तथा, और पित्तल और श्लेष्मल भी दिखाई देते हैं। तो इनको गौण भाव प्राप्त होता है। वातल को
सम प्रकृति से गौण भाव, और पित्तल और श्लेष्मल को वात से भी गौण भाव, और विदोष जो प्रकृति के बारे में वहां पे है ही नहीं वर्णन। विमान स्थान छठे अध्याय में है, लेकिन सूत्र स्थान में इस सूत्र में नहीं है, तो वो और भी गौण हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ी धक्का देने वाली इस प्रकार की बात है। मैंने काफी जिक्र इसके बारे में बार बार किया है वास्तव में, कि इसके बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी सभी वैद्यों में इस प्रकार की है। और हम जो फर्स्ट ईयर में करते हैं प्रकृति निश्चय करना इस प्रकार से, वो एक पूरा फुलिश एक्सरसाइज इस प्रकार का। ये क्वेश्चनर हाथ में रहती है, प्रश्नावली, एक दूसरे के बारे में सवाल पूछते हैं, वहां टिक मार्क करते हैं और बता देते हैं तुम वात पित्त प्रधान कफानुबंधी हो, वात पित्त कफ प्रधान पित्तानुबंधी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। बस मार्क मिल जाते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं। उसका व्यवहार में कुछ भी लेना देना नहीं है। हम किसी भी मरीज की प्रकृति इस प्रकार के हमारे दवाखाने में, क्लिनिक में निकालते हैं, प्रकृति का परीक्षण करते हैं, ऐसा है ही नहीं। और जिन्होंने भी किताबें लिखी है वो खुद प्रैक्टिशनर नहीं थे, ऐसी स्थिति ज्यादातर है इस प्रकार से। तो मेरा विदेशों में ये काफी अनुभव इस प्रकार का रहा कि जो भी व्यक्ति कंसल्टेशन के लिए आता, वो पूछ लेता कि मेरी प्रकृति क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इन माय। तो मैं उत्तर डालता था कि ऐसा इतने आसानी से इतने आधे घंटे में आपकी प्रकृति डिसाइड नहीं हो सकती है। वो संपर्क में व्यक्ति ज्यादा का होना चाहिए इस प्रकार से। बाद में मैंने मेरे लेक्चर्स में मेरे जो व्यूज है वो बताना शुरू किया, और मेजॉरिटी ऑफ द क्लास सम प्रकृति है। ये सुनने पर वो बड़े आश्चर्यचकित रहे, कि आज तक हमने ऐसा कोई सुना नहीं इस प्रकार से। और उसका मूल कारण, लाड सर ने एक लेक्चर दिया था अमेरिकन टीवी पे, और ये जैसे हमारा ब्लड ग्रुप वगैरह होता है, उस प्रकार प्रकृति का कार्ड जेब में होना चाहिए, और सभी रहन सहन खाना पीना उसके अनुसार होना चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया था। ये बहुत पॉपुलर हुआ इंटरव्यू, और फिर बहुत सारे चैनल्स ने उनको बुलाया, टीआरपी बढ़ गया उसका। तो उन्होंने पूरे अमेरिका में इसका प्रचार प्रसार किया इस प्रकार से। और फिर वास्तव में ऐसा है कि जो भी हमारे पास मरीज आते हैं उनमें दोष प्रकोप तो होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये आहार विहार से उत्पन्न दोष होते हैं, प्रकृति से उनसे कोई संबंध नहीं है। और प्रकृति न बदलने वाली इस प्रकार की चीज है, तो उसको खामखा इतने सर पे चढ़ा दिया है इन सभी लोगों ने। लार्ड सर की किताब है, रॉबर्ट सोबोडा की किताब है, और एक मुझे व्यक्ति है याद आएगा, उनकी भी किताब है प्रकृति के बारे में इस प्रकार से। और वही लक्षण दिए गए हैं जो ग्रंथों में बताए गए हैं। अजब बात यह है, प्रायण एवं गौना दिषिता मनुष्य, वाग्भट की अगर हम बात लेंगे शायद स्थान तीसरे अध्याय में, तो प्रायः शब्द से शुरुआत होती है। तो ये निश्चित नहीं है कि यही सभी वात प्रकृति के लक्षण है वगैरह। तथा प्रकृति भेदोक्ते रूपे आयु परोक्षण, ये उत्तर स्थान में जो सूत्र आता है वाग्भट में, तो प्रकृति भेद के लिए जो लक्षण बताए हैं उसके जरिए आयुष का परीक्षण करें इस प्रकार का बताया, उससे प्रकृति का परीक्षण करें ऐसा नहीं बताया गया। और जैसे रोग के रूप या रूप वगैरह से व्याधि का ज्ञान होता है, इस प्रकार से इन लक्षणों से प्रकृति का ज्ञान होता है, ऐसा कहीं भी निर्देश नहीं। तो फिर भी दुष्यंत देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वया है, प्रकृति जानने के लिए एक निर्देश है
और कहीं कहीं इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। वातल वगैरह, चरक तो इनको प्रकृति मानते ही नहीं है। वो वातल पित्तल श्लेष्मल संज्ञा का प्रयोग करते हैं और ये प्रकृति नहीं है, विकृति ही है, ऐसा उनका कहना है। अब ये बड़ी अजीब स्थिति होती है कि वातला नाम, वातल अगर आदमी है तो अग्निभित है क्या, वाताभिभूत अग्निष्ठाने विषमा भवन्ति। अगर अग्निष्ठान वाताभिभूत हो जाता है तो अग्नि विषम हो जाता है, इस प्रकार से। अब इसका जो सवाल पूछा जाता है, भूख कधी लागते कधी लागत नाही, कधी लागते कधी लागत नाही, भूख लागते लागत नहीं, कधी लागते कधी लागत, ये तो बिल्कुल गलत सवाल है। अन्न का पचन कभी होता है, कभी होता नहीं है, और अच्छा होता है, नहीं होता है, और कभी होता है, कभी होता नहीं है, ये विषमाग्नि के बारे में सवाल होना चाहिए। लेकिन हम जो पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, इसी प्रकार से करते आ रहे हैं कि भूख अच्छी लगती है, नहीं लगती है, इस प्रकार से। और फर्स्ट ईयर में आ जाता है प्रकृति परीक्षण का मतलब, और फिर वो वहां पे करने का है, बस आगे कुछ उसका करने का ही नहीं है, इस प्रकार का माहौल है। तो कोल्हटकर सर ने ये जो बताया था यहाँ पे, निदान पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशयस तथा संप्राप्तिश्च, जो आतंक दर्पण ने तुल्य कृत्यता इस प्रकार का निर्देश किया है, उसके आधार पर कोल्हटकर सर ने ये बहस की थी कि यहाँ पे मुख्य गौण भाव है। 5 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों को कहना कि तुम मेरे साथ चलो, फिर चौथे तरफ आदमी की तरफ मुड़ना और उसको कहा ठीक है तुम भी चलो, और फिर 5वें आदमी की तरफ मुड़ना और उसको कहा अच्छा तुम भी चलो, इस प्रकार से। और पांचों को कह देना कि मेरे साथ चलो, इसमें अंतर है। तो समुपित्तानिल कफा केचित गर्भादि मानवाहा, ये मुख्य हो गया। वातल पित्तल श्लेष्मल ये गौण इस प्रकार से हो गए। और अगर ऐसी स्थिति होती कि समाज में वातल पित्तल श्लेष्मल, वात पित्तल पित्त श्लेष्मल, वात श्लेष्मल और समप्रकृति इस प्रकार के लोग होते, तो वो उसी प्रकार से बंटवारा करते हैं ना स्वस्थ वृत्त के लिए। स्वस्थ वृत्त में कहीं भी प्रकृति का निर्देश नहीं कि वात प्रकृति है तो देर से उठे, कफ प्रकृति है तो उससे भी जल्दी उठे, जब जाए वगैरह इस प्रकार से। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, प्रकृति को जो सर पर चढ़ा रखा है वो मतलब ही नहीं है। कुछ चंद सूत्र इस प्रकार के हैं, वातल आया से वगैरह इस प्रकार से, लेकिन ये कितने लेंगे, 50, ज्यादा से ज्यादा 100, उससे ज्यादा नहीं है। हमने तिस्कंद कोश का काम किया, लक्षण कोश में 85,000 रिकॉर्ड्स, लक्षण कोश में 85,000 रिकॉर्ड्स, औषध कोश में 3 लाख रिकॉर्ड्स। इसमें से अगर 50-100 रिकॉर्ड्स में ये वातल वगैरह का निर्देश है, वातल पित्तल वगैरह इस प्रकार का, तो उसको कितना महत्व रहेगा, उसको काफी गौण भाव होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से इसके बारे में इस प्रकार से सोचा नहीं जाता, और प्रकृति को महत्व दिया जाता है, अननेसेसरी बहुत ही महत्व दिया जाता है। एक बात सही है कि आहार विहार से जनित दोष वैषम्य होता है, वो हमें समझ में लेना ही है और उसको काउंटरैक्ट करना ही है, उसमें संदेह नहीं। लेकिन उसको प्रकृति से आरंभ वैषम्य मत समझिए, उसका कोई संबंध नहीं है प्रकृति से आरंभ। और वैसे चरक में, विमान स्थान में काल गर्भाशय प्रकृति, मात्रा आहार विहार प्रकृति वगैरह वगैरह इस प्रकार के भी प्रकृति को स्तर बताए, उसके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं, पूछता ही नहीं। रुके कानिटकर शास्त्री ने एक संगोष्ठी रखी थी कोलटकर सर के घर पे ही, और 100 व्यक्तींमध्ये किती संतर्मस प्रकृती असावेत आणि किती वातल पित्तल वगैरे, 99.90 समप्रकृति होंगे, बाकी 0.10 में बाकी क्या रहेंगे, इस प्रकार का मुझे लगता है। मैंने इतनी बरस की प्रैक्टिस में
कुछ ही व्यक्तियों में, बहुत जो अंगुली पर गिने, प्रकृति का विचार अलग से करना है इसके बारे में सोचा। नहीं तो प्रकृति का विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सिर्फ मेरा अनुभव है ऐसा भी नहीं है, रमेश नांदल सर का भी यही अनुभव है, बाकी सभी वैद्यों का भी यही अनुभव। जो जाने माने आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स है, उन सभी का ये कहना है कि प्रकृति का इससे कोई संबंध नहीं रहता। हम व्यक्तिगत जो आहार विहार से जनित दोष वैषम्य है उसी के बारे में जिक्र करते हैं, प्रकृति का संबंध नहीं रहता। फिर भी ग्रंथों में इतना वर्णन क्यों है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा, आयु परीक्षण के लिए उसका महत्व ज्यादा है, प्रकृति परीक्षण के लिए नहीं। ये एक और महत्वपूर्ण बात है। तो मेरा मुद्दा यहाँ था उपशय और अनुपशय। अनुपशय तो संप्राप्ति में, निदान में चला जाता है, और संप्राप्ति ये गौण भाव है। और वैसे देखा जाए तो संप्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको गौण क्यों माना गया? तुल्य कृत्यता बताते हैं, तो इसका मतलब ये है कि केवल व्याधि जन्म यानी कि संप्राप्ति, इस बात को लेकर चलते हैं तो उसको गौण भाव प्राप्त हो जाता है। फिर भी मैं नहीं मानता कि उसको गौण भाव ही है। मैंने इसके बारे में आयुर्वेद पत्रिका में एक लेख लिखा था बहुत बरस पहले। और व्याधि का ज्ञान होना, व्याधि का जन्म होना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और फिर उसके आधार पर व्याधि का ज्ञान होना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो व्याधि जन्म संप्राप्ति ये बात लेकर चलेंगे तो भी इसका महत्व रहेगा। लेकिन यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसृपता, इसको ज्यादा महत्व देना जरूरी इस प्रकार का है। और केवल वैदिक जन्म को संप्राप्ति मानकर चलना उतना अच्छा नहीं है। फिर भी संस्कृत भाषा के आधार पर इस प्रकार से अर्थ निकालना, ये काफी अलग चीज इस प्रकार की है। और संस्कृत का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसके लिए एक अहम उदाहरण इस प्रकार का रहे। आम आदमी ये समझ नहीं पाएगा जो एक अच्छा संस्कृतज्ञ समझ पाएगा। मुझे लगा था कि ये मुख्य गौण भाग इस प्रकार से स्पष्ट रूप से यहाँ पे है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं है। तो प्रकृति दोष दूषण काल वय बल आदि का विचार करके चिकित्सा करना चाहिए, वो कैसे समझे? चिकित्सा करते समय ये एक भाव है, बाकी भी भाव है ना सभी, दुष्यंत देशन बलम कालम वगैरह, उनको ज्यादा महत्व है। और जहां प्रकृति का संबंध रहेगा, वातल वगैरह इस प्रकार के रहेंगे, वहां उसको उसके बारे में भी सोचना है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, तो उनके बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं होती। और दूसरी चीज, शारीर प्रकृति और मानस प्रकृति ये अलग अलग है वास्तव में। और वाग्भट में उन दोनों का मिलाप कर दिया है, तो ये और भी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। खैर, ये खुद ही एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि
कृष्णाजी कानिटकर ये पुरके कानिटकर, उन्होंने ये एक संगोष्ठी वहां पे रखी थी कोलटकर सर के घर पे। बड़े बड़े वैद्यों के व्याख्यान हुए थे। उस सभी का रिकॉर्डिंग एक्चुअली किया गया था वो पुराने जमाने में टेप में, लेकिन वो टेप अभी उपलब्ध नहीं है कुछ भी। ऑडियो टेप्स थे। तो लोगों ने क्या क्या बताया इसके बारे में, या संगोष्ठी। तो दुर्दैव से वो अवेलेबल नहीं है। मैंने सोचा था कोलटकर सर के यहाँ होंगे, फिर बाद में पता चला कि कानिटकर जी के यहाँ घर पे है। कानिटकर जी तो चल बसे, उनके लड़के से बात काफी बार हुई, लेकिन उसको भी कुछ याद नहीं है। और शायद वो उस समय आयुर्वेद में भी नहीं था, वो छोटा था। राजीव कानिटकर और दूसरा का नाम है उसका। तो नहीं मिल पाए वो। ऐसी ही स्थिति है। तो ठीक है, फिलहाल की सिचुएशंस में इसके बारे में फिर से बहस हो सकती है। हाँ, और ये बड़ी गलतफहमी विदेशों में फैलाई गई है। और एक लंदन की ऐसी लड़की थी, और वहां पे किसी से आयुर्वेद सीखा था। तो जब मैंने ये बात बताई, तो वो बोली आप सच कह रहे हैं, मुझे ऐसा ही कुछ हुआ था, पित्त प्रधान इस प्रकार का निर्धारित किया गया था और मुझे डाइट दिया था ये करो ये मत करो, और वो करने पर मैं बीमार हो गई सुधरने के बजाय। तो फिर मेरे माता पिता ने कहा कि ये तुम छोड़ दो, ये मालूम नहीं तुम्हें सूट नहीं हो रहा, तुम अपना पहले जैसे खाना खाती थी वैसे ही खाना खाओ। तो वो करने पर फिर से वो सुधर गई। तो वो बोली कि अभी मेरे ध्यान में आता है कि इस प्रकार का एडवाइस देना ही गलत है इस प्रकार से। तो ये काफी इस प्रकार दूसरा सिलसिला ऐसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उस व्यक्ति ने जिक्र किया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एम आई, इस प्रकार से बताओ उसके बारे में। मैंने कहा वो तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन तुम्हारी जो बीमारियां है वो वात प्रधान इस प्रकार की है, वात दोष इसमें प्रधान। तो उसने कहा कि ऐसा हुआ, 2 बरस पहले एक वैद्य यहाँ पे आया था, उसने मेरी प्रकृति परीक्षण किया, उसने मुझे बताया कि वात पित्त प्रधान। फिर पिछले बरस एक वैद्य आया, उसने फिर अलग तरीके से परीक्षण किया, वो कहा कि मैं वात कफ हूँ इसमें क्या। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, शास्त्र में गलत सहमी है या व्यक्तियों में गलत सहमी है? इज इट द फॉल्ट ऑफ द साइंस और इट इज द फॉल्ट ऑफ द पर्सन? तो मैंने कहा ये छोड़ दो बात। हाँ, ये इस प्रकार से प्रकृति में निश्चय नहीं होता है। और दूसरी चीज ऐसी है कि कृशता, स्थूलता वगैरह वगैरह इस प्रकार की जिन बातों के आधार पर कृश व्यक्ति है तो वात है, स्थूल व्यक्ति है तो कफ है, इस प्रकार से ये तो बदलने वाले भाव है, और बदलने वाले भावों के परीक्षण पर हम न बदलने वाली प्रकृति का कैसे परीक्षण कर सकते हैं? तो ये बड़ी अजीब चीज है। ये अग्नि अगर सुधर गया, विषमाग्नि था और सुधर गया, तो क्या वात प्रकृति थी अब सम प्रकृति हो गई, ऐसा कहेंगे? तो ये काफी मुश्किल मामला है इस प्रकार से। और इस प्रकार सा बहस करना ही नहीं। लेकिन आयुसॉफ्ट में ये किया गया है, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड प्रकृति, राइट? नहीं, मैंने सोचा, मैंने काफी बार इसके बारे में बोला है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं कि जिसके लिए लगातार दवा लेनी पड़े इस प्रकार, तो प्रकृति के विचार के बारे में सोचने का कोई अवसर नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो उसमें जो बताते हैं, दोषानुशयिता ये देशां देह प्रकृति उच्यते, तत्राद्या
पित्तलास्तथा तेषाम अनातुरात् पूर्व वातलाद्या सदातुरा। ने अनातुरत्व और सदातुरत्व ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ऐसा कोडेकर्स का कहना था। अगर व्यक्ति अनातुर है, उसको कुछ तकलीफ नहीं है, या जो भी तकलीफ है वो इतनी मामूली है और वो आहार विहार रहन सहन से है, उसको ठीक कर दो, वो ठीक हो जाएगी, उसमें प्रकृति का कोई संबंध ही नहीं। अगर सदातुरत्व है कि कॉन्स्टेंटली बीमार इस प्रकार का ही है और जन्म से लेकर, और एक ही दोष के कारण इस प्रकार का है, तो शायद प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं कि ये विकृति है, इस प्रकार से जिस दोष की विकृति है। और विमानस्थान 6ठे अध्याय में वात रुक्ष लघु शीत वगैरह वगैरह इस प्रकार का है, और रोक्षाद वातलाह एतादृशा शैत्यात् एतादृशा वगैरह वगैरह लक्षण के बारे में कर दिया। तो उसमें ये जिक्र आता है कि अगर इस प्रकार की दोष स्थिति उसकी जन्म से बनी है या शुक्र शोणित संयोग से बनी है इस प्रकार से, तो उसको काउंटरएक्ट करते रहना पड़ेगा पूरे जन्म के, तो वही प्रकृति का रोल आएगा, नहीं तो प्रकृति का रोल नहीं आएगा इस प्रकार से। तो अनातुरत्व है। अगर वातलादि हमारे हिसाब में हमें सम प्रकृति नहीं है, तो स्वस्थ वृत्त किसके लिए बताया? अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो स्वस्थ वृत्त कोई मतलब ही नहीं है, तो स्वस्थ वृत्त पूरा व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं, 2012 पांचवें छठे दिन में बताया गया है प्रकृति परीक्षण करने के लिए। काफी मुश्किल है, पांचवें छठे दिन में क्या प्रकृति परीक्षण करेंगे बालक का इस प्रकार। तो सदातुरत्व और अनातुरत्व, अगर हम पूरा समाज सदातुर ही है इनके हिसाब में, तो प्राकृतिक स्थिति है ही नहीं दोषों की इस प्रकार से, तो फिर स्वस्थ वृत्त किसके लिए बताया? एक अहम सवाल उठता है और जिसका कोई जवाब लोगों के पास नहीं है। तो ये बात छोड़ दो, प्रकृति का संबंध इन सभी में कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम लोगों में प्रकृति का संबंध हो सकता है, जो विकृति इस प्रकार बादल वगैरह जो बताए गए हैं इसके बारे में, वहां उसके बारे में सोचना है। बाकी लोगों में सम प्रकृति ऐसा मानकर चलना है, बस कुछ नहीं। तो दुष्यंत देशम बलन कालम, इसमें प्रकृति सम प्रकृति इतना कह देंगे बस, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं इसमें निर्भर रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो गलत सहमियां आयुर्वेद में फैलाई गई है बहुत सारे बड़े पैमाने पर इस प्रकार से, उसमें प्रकृति का एक अहम कंसेप्ट है कि जिसके बारे में काफी गलत सहमियां फैल गई है, और बुजुर्ग वैद्यों में भी है। ये बात छोड़ो, कोई मामूली वैद्य हो तो बात छोड़ो, लेकिन बुजुर्ग वैद्यों में भी ये गलत सहमियां फैल गई इस प्रकार की है। और फिर उसके बारे में कैसे जिक्र करेंगे? अब जो पीढ़ियां नई उत्पन्न हुई है अध्यापकों की, उनका प्रैक्टिस का कोई संबंध ही नहीं है, ये एक चीज है। और ये जो उन्होंने उस समय कॉलेज में पढ़ा था वही सिलसिला आगे चलता आ रहा है, इसमें कभी ना कभी तो परिवर्तन आना चाहिए। जैसे ये कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन CME होते रहते हैं, वैसे सभी विषयों के इस प्रकार के CME होने चाहिए। मुझे तो ज्यादा जिक्र है संस्कृत पदार्थ विज्ञान इन विषयों के बारे में भी CME होना जरूरी है। क्योंकि पदार्थ विज्ञान के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है, जो अध्यापक अभी पदार्थ विज्ञान पढ़ाते हैं उनको भी उस विषय की कितनी जानकारी है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम ये विषय, इसके बारे में उनके मन में क्या विचार है, ये भी जानना काफी मुश्किल है। और वैसी स्थिति शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में होगी कि जो भी
उपस्थित अध्यापक है इस विषय के, उनमें से ज्यादातर प्रैक्टिस करने वाले क्लिनिक। अभी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है एमडी एडमिशन के लिए, चाहे काय चिकित्सा हो, स्त्रीरोग प्रसूति विज्ञान हो, शल्य शालाक्य हो, वगैरह वगैरह। और जो फिर प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते हैं वो इनको ले लेते हैं, संस्कृत या संहिता सिद्धांत, संहिता सिद्धांत, या फिर द्रव्य गुण रसशास्त्र वगैरह, और फिर उसके बाद में शारीरिक क्रिया विज्ञान, और उसके बाद में एनाटॉमी, शरीर रचना, इसमें एमडी किया जाता है। देहाचा आकार वर्ण सिलेबस में दर्शन शास्त्र होने चाहिए। लेकिन ऐसा है ना, सिर्फ सिलेबस में होने से कुछ नहीं होगा। अध्यापकों का ट्रेनिंग अगर नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। वैसे सिलेबस में काफी कुछ है, कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। और जो पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जाता है, तो छात्र कैसे बनेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि सिलेबस में तो होना चाहिए, तो कम से कम कुछ पढ़ाने की कोशिश की जाए, या विद्यार्थी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे अगर सिलेबस में उसका मुद्दा है तो। हाँ। लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनती है, अगर डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उससे बात तो नहीं बनेगी इस प्रकार से। अच्छे अध्यापक निर्माण होना जो यूजी से लेकर ही करेंगे, गुरुकुल का जो प्रयास चल रहा है कोलटकर गुरु प्रतिष्ठान से, वो इसी तरीके का है। उनमें से कितने छात्र इस प्रकार से निर्माण होते हैं, ये चिंता का विषय है। ये जो मेरा मकसद था ये शुरू करने में, इसमें एक अहम मुद्दा था कि इस प्रकार के छात्र बने जो मूल रूप से आयुर्वेद को समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस में उनका प्रयोग करेंगे, और अध्यापक बनेंगे तो भी उसमें प्रयोग करेंगे वगैरह इस प्रकार का, और इसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन जैसी स्थिति हमारे कॉलेज में होती है वैसी स्थिति वहां पे भी होती है। बहुत सारे छात्र आते रहते हैं, कुछ दोहराते भी है कोर्स, बहुत सारे लोग दोहराते भी नहीं है। तो ये भी एक तरीके का अपयश है उस कोर्स का। अगर एक बार करने के बाद दूसरी बार ऐसा लगता है कि मुझे इस कोर्स से कुछ मिला नहीं है, तो ये फेल्युअर है उस कोर्स का इस प्रकार से। देहाचा आकार, वर्ण, हालचाल करण्याची पद्धत, बोलणे, नेहमी होणारे व्याधी एक्सेट्रा मध्ये एका प्रकारची सुसूत्रता व्यवहारात आढळते, त्यालाच प्रकृती समजले जाते। या लेकिन फिर भी ये सदातुरत्व नहीं रहेगा, सदातुरत्व से काफी पीछे रहेगा, ये एक चीज। और उसमें भी आपको कारण को ढूंढने पड़ेंगे कि इस प्रकार का कारण है और इसी तरीके से ये हो रहा है। शायद हम मानस भावों पर ज्यादा जिक्र करेंगे तो कुछ पता और चलेगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन जल्दी नहीं आता। शारीरिक भाव में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मानस भाव में परिवर्तन इतने आसानी से नहीं होता। तो मानस प्रकृति का विचार ज्यादा करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। हाँ। और फिर भी इसमें परिवर्तन आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। अगर परिवर्तन आ सकता है तो प्रकृति से जुड़ा भाव नहीं है, ईश्वर पद्धति से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति न बदलने वाली इस प्रकार की चीज है। तो और जैसे कि मैंने जिक्र किया, कुछ 50-100 रिकॉर्ड्स अगर इस प्रकार के हैं तो उसको इतना ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो मैं सिलेबस की बात कर रहा था कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, ये अलग चीज रहेगी। और कोलटकर सर और मेरे ऊपर एक आरोप इस प्रकार का भी होता था कि हम सिलेबस कुछ भी हो, हम जो पढ़ाना चाहते हैं वही पढ़ाते हैं।
और ये सभी जगह होता रहता है। अभी ये पढ़ रहे हैं, निदान मानव निदान पढ़ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ये प्रकृति और कुछ भी इस प्रकार। तो लोग बताते थे कि जो मूल विषय है उसको छोड़कर कुछ और ही बातें इस प्रकार की होती है, वो अच्छी होती है, वो अलग चीज है, अनुभव होते हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन मूल विषय का ज्ञान उसमें नहीं होता। तो कलटकर सर ने इसका जवाब दिया था, मैं सूझ बूझ कर समझ कर ये कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में विद्यार्थियों को आयुर्वेद के लिए प्रोत्साहित करना ये अहम चीज है। वो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बने, ये इसके लिए उसको उनको प्रोत्साहित करना एक अलग चीज है। और उनमें अगर दिलचस्पी निर्माण होती है आयुर्वेद के बारे में तो वो आगे जाकर बनेंगे। वो केवल परीक्षार्थी रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये बात मैंने भी ठान ली थी। हाँ, ऐसी स्थिति है तो इसमें एक बड़ा खतरा रहता है कि सिलेबस पूर्ण नहीं। और मेरा ये प्रॉब्लम हमेशा रहा है। संस्कृत पदार्थ विज्ञान को सिलेबस पूरा पूरा कर लेते थे, तो चरक जब पढ़ते थे हम दोनों ही ऐसे रहेंगे कि जो क्लास में चरक पढ़ाते थे, चरक संहिता लेके जाते थे और पढ़ाते थे और खुद पढ़ते थे और टीकाओं के आधार पर वगैरह विवरण करते थे उसका। बाकी किसी भी कॉलेज में चरक संहिता यद्यपि अध्ययन के लिए है, कोई भी अध्यापक जाकर चरक पढ़ाता है ऐसी स्थिति ही नहीं है, या मूल सूत्रों को पढ़ता है ऐसी स्थिति ही नहीं। और उस तरीके से करेंगे तो समय पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहस होती रहेगी, किसी सूत्र के आधार पर कुछ हम सुझाव देते जाएंगे, बताते जाएंगे और फिर बाकी चर कर ही जाएगा इस प्रकार से। और सुभाष रानडे सर से हमने अष्टांग संग्रह था उस समय, वो आते थे, हाँ ये 28वां अध्याय है, इसमें ये चीजें हैं और ये इसका सारांश है, 10 मिनट में बता दिया, खत्म। मूल ग्रंथ पढ़ना ये चीज ही नहीं है। और फिर भी संजय पेंडसे का कहना था कि वो जो सारांश बताते बहुत अच्छा बताते, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन हम सारांश सीखने के लिए आए या मूल ग्रंथ सीखने के लिए आए? सिलेबस का मतलब क्या है? While treating a patient, where to stop? Suppose there is copper-related Vyadhi in a person, so we give him treatment and he gets better, but he will get better to a certain extent because his dhatus will have saturation of at least one of the doshas, which will need different treatment. Maybe Rasayan, am I correct? तो यहाँ प्रकृति का कोई संबंध नहीं है ना। हम अभी प्रकृति की बात कर रहे हैं। ये तात्कालिक उपशम ये एक अलग चीज है, और दीर्घकाल उससे ठीक हो जाना ये एक अलग चीज है। तो पूरे तरीके से हमें ज्ञान होना ये जरूरी है, ऐसा ही ऐसी स्थिति रहेगी। और वास्तव में गुरु का कर्तव्य क्या है, ये एक अहम मुद्दा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसके बारे में मैंने जिक्र किया है। जो गुरु सवाल पैदा करता है वो अच्छा गुरु है, ऐसा है। हमारे पूना विरकर सर थे संस्कृत के, उन्होंने बताया था कि छात्रों के मन में इस प्रकार के प्रश्न निर्माण होना, अरे इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है, शायद गुरु भी वो उत्तर नहीं दे पाए तो भी ठीक है, लेकिन प्रश्न तो उठने चाहिए कि ये कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अगर प्रश्न उठेंगे तो उसके बारे में विचार विमर्श होगा, फिर उसके बारे में कुछ रिसर्च होगा और फिर कुछ जानकारी मिलेगी इस प्रकार से। ज्ञानाभासेन तृप्तता, ये कलि विडंबन में आया है कि ज्ञान के आभास से ही तृप्ति हो जाएगी। या अभी के लोगों की ऐसी स्थिति है कि जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उसी को हम समझ लेते हैं, हाँ बस
अब बहुत हो गया, इतना ज्ञान हो गया, तो और क्या करना है इस प्रकार से। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं उस दृष्टि से देख रहा हूँ गुरुकुल को कि इस प्रकार से छात्र उसमें से निकले कि जो गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे, इन बातों को समझ लेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बताएंगे इस प्रकार से, तो शायद ये बात बन सकती है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।